नमस्कार, देवभूमि की बात में आपका स्वागत है। देवभूमि यानी उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या किया और आगे क्या करने वाली है, इसको लेकर सरकार ने जनता के सामने 1 साल के काम का लेखा जोखा पेश किया। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 उत्तराखंड के संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। इस टाइम मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। आपका 1 साल पूरा हुआ है। इस पूरे 1 साल को आप देखते हैं तो सबसे बड़ी वो आपकी 5 उपलब्धियां कौन हैं जो आपने दी, इससे पहले किसी ने नहीं दी? देखिए, हमने एक वायदा किया था प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री बनते ही कि हम भ्रष्टाचार पर एक प्रभावी अंकुश हम लगाएंगे। और आज 1 साल जब हो रहा है, हमने वो काम करके दिखाया है। दूसरी बात, हम पूरी जो पारदर्शिता का हमने वायदा किया था, आज हम पारदर्शी शासन लाने में कामयाब हुए हैं। कहीं पर भी जिले में ये शिकायत नहीं आती है कि आपका जिलाधिकारी या एसपी, एसएसपी कोई कदाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बड़ी एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ आज काम हो रहा है। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। अधिकारियों को हमने न्याय के साथ काम करने के लिए कहा है और आज उसका परिणाम देखने में आ रहा है। अपराधों पर हम नियंत्रण कर पाए हैं। अगर पिछले 5 सालों का आप अपराधों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस वर्ष में अपराधों में बहुत कमी आई है। दुर्घटनाओं में भी जो मौतें होती हैं वो न्यूनतम इस बार हुई हैं। जो एक माफिया जो घुसा रहता था सेक्रेटरीट में, मुख्यमंत्री के आसपास, मंत्रियों के आसपास, आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का सचिवालय, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री निवास ये माफियाओं से मुक्त है कि कोई माफिया आज यहाँ पर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज वो छुपे जा रहे हैं। 20 लोगों को हमने इस 1 साल में जेल के अंदर भेजा है, एक ही घोटाले में। NH 74 में तो हो गई जीरो टॉलरेंस की बात, लेकिन जो कई सारे और चीजें हैं जो आपने कहा है कि टास्क में है। शिक्षा विभाग में था, शिक्षा विभाग की शिकायत हमारे पास आई और आज 20 शिक्षक अभी तक उनको हटाया जा चुका है। अभी जांच चल रही है और जो भी अनियमितता से या फ्रॉड से अगर शिक्षक बना है तो वो सब हटेंगे। अभी हमारी जांच जारी है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी है वो बच नहीं पाएंगे। उनको जहां जाना चाहिए कानून सम्मत उन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई उन पर आने वाले समय में होगी। हमने दूसरी बात कही थी कि हम मेडिकल पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि मैंने स्वयं, मेरा बहुत छोटे गांव से मेरा रिश्ता है और मैंने देखा है कि अस्पतालों में किस तरह से दिक्कतें होती हैं। स्टेथोस्कोप तक अस्पतालों में नहीं होते हैं और कई बार छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसके लिए भी दवाएं नहीं मिलती हैं। तो हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि आप हमें मौका दीजिए और आज हमने 1100 से भी अधिक डॉक्टर्स की भर्ती इन 1 साल में की है। टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, हमने दूरस्थ क्षेत्रों को आज तकनीक का इस्तेमाल करके उनको उससे जोड़ा है। आज हमारे दूरस्थ गांव भी अपोलो जैसे अस्पताल से सेवाएं ले रहे हैं। देहरादून के जो सुपर स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे ले रहे हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से ले रहे हैं और कई ऐसे कनेक्शन हैं कि जो जिले के अंदर ही हैं। तो आज हम मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो ओपीडी पिछले सालों की देखेंगे, इस साल की ओपीडी देखेंगे तो हमारी ओपीडी बढ़ी है। जो संस्थागत जो प्रसूताएँ जो होती हैं, जो होना चाहिए उनको संस्थाओं में क्या कहते हैं कि जच्चा बच्चे केंद्र होना चाहिए, उनकी संख्या उनकी जच्चा बच्चा केंद्र उनकी संख्या बढ़ी है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज इस 1 साल में जो
कुछ जिलों में हमारी ये हालत थी कि हम 834-35 तक पहुंच गए थे, एक जिले में 813 पहुंच गए थे, आज हम उस जिले में 934 पहुंच गए हैं। ऐसे ही पूरे राज्य में अगर बाल लिंगानुपातों को अगर हम देखें तो उसमें भारी शुरुआत हुई है और हम चाहेंगे कि 2022 तक हम इसको समानता की ओर ले जाएं। ये जो बेटियों की संख्या जो बहुत कम है 1000 पर, जो आज 934 हम अपने राज्य में ले गए हैं, इसको हम 950 से आगे हम ले जाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं है कि जहां पर प्रधानाचार्य प्राचार्य नहीं है, जहां पर फैकल्टी नहीं है। केवल अगर कहीं पर पात्र नहीं मिल पाए तो उनको छोड़ दिया जाए, तो आज 93% फैकल्टी आज हमारे महाविद्यालयों में है। जो हमारे तकनीकी संस्थान जो पॉलिटेक्निक्स हैं, उनमें आज हमारी 100% फैकल्टी हमने दी है। साथ ही हमने जो बच्चे होशियार बच्चे हैं, हमने सुपर 100 चला रहे हैं, सुपर 50 चला रहे हैं। उन बच्चों को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे होनहार बच्चे हैं, उनको आज हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। किसानों के लिए हमने वायदा किया था कि हम न्यूनतम ब्याज दर पर आपको ऋण उपलब्ध कराएंगे, और इस एक वर्ष में क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में समय लगता है, तो अभी तक हम लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा किसानों को और 600 करोड़ से ज़्यादा हम अपने किसानों को ये 2% की ब्याज दर पर हम ऋण दे पाए हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज हम जो महिला डेयरी हमारी हैं, हम उन तमाम महिलाओं को जो डेयरी का काम कर रहे हैं, 4 रुपये प्रति लीटर हम उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। एक अच्छी रकम उनके पास गई है। आशा कार्यकर्त्री हैं, 5 साल से पहले हमने निर्णय लिया था, जब हमारी सरकार थी आज से 6-7 साल पहले, तो हमने निर्णय लिया था कि उनको हम 5,000 रुपया सालाना प्रोत्साहन राशि देंगे। लेकिन बीच की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह बंद कर दिया। उस समय एक बार हम लोगों ने दिया था। आज हमने 5 साल का उनका 25,000 रुपया आज एकमुश्त हमने उनको हम दे रहे हैं। हमारी जो 108 जीवन दायिनी मानी जाती है उत्तराखंड में, उस 108 की 111 गाड़ियां हमने खरीद ली हैं, अब तैयार हो रही हैं। अप्रैल महीने में हम उनको पूरे प्रदेश में उनको भेज देंगे। उसके लिए ड्राइवरों की भर्ती होनी होगी। उसके लिए हम वो सब हमारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। एक संस्था को हम देंगे जो पहले से यहाँ पर रन कर रही है, वो उसकी व्यवस्था करती है। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, कृषि का क्षेत्र होगा, भ्रष्टाचार से संबंधित होगा, पारदर्शिता से संबंधित होगा, आज हम उस पर पूरी तरह हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं। डिजिटलाइजेशन में हम लोग आगे बढ़े हैं। और जो सचिवालय है, आज सचिवालय पूरी तरह बायोमेट्रिक है, सीएम डैशबोर्ड, और वो भी देश का आधुनिकतम डैशबोर्ड है, आउटकम बेस्ड है। तो आज पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर हम पब्लिक की जो पारदर्शिता आपने की, आप कह रहे हैं बहुत ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। उसी ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूं, 5 ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें आपको पूरा करना है? क्योंकि जितना मैं जानता हूं आपके लिए बड़ा टास्क है 2019, और केदारनाथ को आपको संवारना है, आपको सड़कें पूरी करनी है, रोजगार आपको देना है, और आपको क्या लगता है जो बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे नौजवानों को रोजगार की है। और सरकारी जो सेवाएं हैं वो तो लिमिटेड हैं। पूरे देश की आबादी 125 करोड़ है और लगभग 2.5 करोड़ के करीब गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे देश में है। और इसलिए इस सत्यता से भी जो हमारे जो नौजवान हैं उनको अवगत होना चाहिए। लेकिन जो राज्य सरकार कर रही है, हम स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हम लोग काम हमने प्रारंभ किया है। पर्यटन पर हम लोगों ने काम किया है। दूसरी चीज़, हमारे जो ग्रोथ सेंटर हैं, उन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से हम गांव में ही वहाँ पर जो परंपरागत रूप से जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे रोजगार जनरेट करने की है। जैसे हमारा कहीं पर बहुत अच्छे फल होते हैं, फूल होते हैं, अनाज होते हैं, हमारे बहुत स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक, हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का भंडार है। हमारी भूमि जो है ऑर्गेनिक है। तो हम उनको उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग,
ये हम स्थानीय आधार पर उसके करके और हम उसको एक 670 ग्रोथ सेंटर हम राज्य में विकसित करना चाहते हैं। दूसरी बात, जो स्टार्टअप है उसके माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं। जो होम स्टे है, 5000 होम स्टे हमने लक्ष्य रखा कि हम 5000 होम स्टे हम राज्य में नए जनरेट करेंगे। तो ये तमाम जो हमारे पास जो प्रकृति ने जो खजाना हमको दिया है, इतना खूबसूरत उत्तराखंड दिया है, हमारे पास नदियां हैं, वन हैं, पहाड़ हैं और उससे खूबसूरत हमारे यहाँ का मानव संसाधन है। उस मानव संसाधन का सदुपयोग करके और जो प्राकृतिक संपदा है उसका सदुपयोग करके और हम रोजगार जनरेट करने का काम कर रहे हैं। पलायन आप कैसे सुधारेंगे? और जो मैंने कहा कि आपको केदारनाथ को हर हाल में 4 धाम यात्रा खुलने से पहले ठीक करना है। देखिए, केदारनाथ जी का जो स्वरूप है, इस बार जब वहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो उनको एक नया कुछ देखने को मिलेगा। और अभी भी केदारनाथ जी में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और हमारी कोशिश है कि ये देश की एक स्मार्ट हमारी सिटी बने, स्मार्ट हमारी धार्मिक नगरी बने, स्मार्ट केदारपुरी बने, उस दिशा में काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी भी सीधा उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, बर्फबारी के कारण काम वहाँ पर कई बार बाधित होता है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम जो हमारे PWD है, इरिगेशन है, वहाँ पर हमारी जो माउंटेनिंग जो हमारी निम के जो अधिकारी हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं कि इतनी बाधाओं के बावजूद और प्राकृतिक रूप से विषम परिस्थितियों के बावजूद वहाँ पर आज वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि केदारपुरी का काम बहुत अच्छा होगा। हमारे जो पर्यटक, हमारे जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं तो 5000 के करीब लोगों की हमारे पास वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, जो वहाँ पर रात ठहर सकते हैं। सड़क का काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमारी कोशिश है कि ये जो कटिंग का काम है इस मार्च में पूरा हो जाए और जो जहाँ पर भी उस पर रिटेनिंग वॉल बननी है वो काम समय पर हमारा पूरा होगा। उसकी समीक्षा बैठक अभी कल परसों भी उसकी समीक्षा बैठक हुई थी। मैं कल स्वयं रोड मार्ग से मैं यहाँ से गैरसैंण की तरफ जाऊँगा और जिसमें हमारा जो 4 धाम यात्रा मार्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें कवर होता है। ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट की परिकल्पना है, जो ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना है, ये हमारी आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है और जब ये गतिविधियां होंगी तो स्वाभाविक रूप से हमारा लोगों को रोजगार मिलेगा। हम ऋषिकेश में भारत सरकार से हमने IDPL की लैंड हम पर सैद्धांतिक सहमति हो गई है। भारत सरकार ने हमको कहा कि अपनी DPR तैयार करिए, तो वहाँ पर हम एक इंटरनेशनल लेवल का एक कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर हमारा प्रस्तावित है, वो तैयार हो रहा है। तो उसमें भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हेल्थ में हम लोगों को अभी भर्ती कर रहे हैं, डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, टेक्नीशियंस की भर्ती कर रहे हैं, ANMs की भर्ती कर रहे हैं और इसी तरह से हम फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड की हम भर्ती कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा नगरीय क्षेत्र हैं उसमें जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं जिनको स्वच्छता कर्मी भी कहा जाता है, तो उन सब की हम भर्ती कर रहे हैं और अन्य विभागों में भी हम भर्ती करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे नौजवान हैं, आपने एक और बात कही है, वो बात बड़ी विपक्ष कहता है कि सिर्फ एक घोषणा हो जाती है। परिकल्पना तो अच्छी है कि हाँ, आप कह रहे हैं वृषपिणा को बेहतर कर देंगे, कोसी को जीवित कर देंगे, लेकिन गंगा ही अभी साफ नहीं हो पा रही है। देखिए, गंगा की स्वच्छता की जहाँ तक बात है तो उत्तराखंड में तो मेजर पार्ट, अगर हम थोड़ा सा नीचे का हिस्सा देखें तो अगर प्रदूषण का लेवल देखें वहाँ पर जरूर गंगा का प्रदूषण, हालांकि अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत न्यून हो गया, बहुत कम हो गया है। लेकिन सामान्यतः जो गंगा जी का जो पानी का जो शुद्धता है, मुझे लगता है कि ऋषिकेश तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने 2020 तक ये तय किया है कि जितने भी हमारे नाले जो गंगा जी में जाते हैं उनको हम पूरी तरह उनको ट्रीट कर लेंगे और ये नाले कोई भी गंगा जी में नहीं जाएंगे। ये हमने जो अपना लक्ष्य 2020 रखा है उसमें हमने ये भी रखा है, उसी में हमने पूर्ण साक्षरता रखी है, उसी में हमने 100% गाँव को बिजली 100% परिवारों को बिजली देने का लक्ष्य रखा है। तो ये हम सब इस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है। आप हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हम हर जगह LED दे रहे हैं और इसी
चीज में लोग जानना चाह रहे हैं कि ये संभव कैसे होगा। देखिए, लगभग अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो एलईडी वितरण का काम किया है, 44 लाख से ज़्यादा एलईडी वितरण हमने अभी इन दिनों में हम लोगों ने किया है। साथ ही कुछ जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो इसमें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अभी उत्तरकाशी के कुछ इलाके को अभी वो कल सैचुरेट करके आए। लेकिन हम एलईडी केवल वितरण ही नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी महिलाओं से एलईडी लैंप्स बनवा भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 सेंटर हमने अभी चुने हैं। एक देहरादून का थानो गांव है, जो पर्वतीय गांव है, और ऐसे ही नैनीताल जिले का कोटाबाग। यहाँ पर हम 50-50 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे ये लैंप, एलईडी लैंप बनाए जा सकते हैं, और उसको बना करके फिर बाई बैक होंगे। वो लोगों को सस्ते भी मिलेंगे, और उनकी क्वालिटी जो है, जो गुणवत्ता है, जो उनके परिणाम अभी तक सामने आए हैं, वो ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे कम नहीं है। हम बॉर्डर एरिया हैं, सेना के संग आपने किस तरीके से काम को आगे बढ़ाने की बात की, और आज भी आपने एक हॉस्टल खोला है। किस तरीके से ये जितनी भी हमारी सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोड, और कैसे आप सेना के थ्रू और मजबूत करना चाहते हैं अपने देश को भी, राज्य को भी? देखिए, सेना के साथ हमारा बहुत अच्छा लाइजनिंग है, और एक सैनिक परिवार से होने के नाते मेरा एक स्वाभाविक भी लगाव है सेना से। अभी जो हमारी सीमांत क्षेत्र हैं, मैंने कोशिश की वहाँ पर, चाहे लफ्थल बॉर्डर होगा, चाहे बाड़ा होती होगा, या हमारा नीलांग बॉर्डर होगा, मैं स्वयं वहाँ पर सैनिकों के बीच में जाके मैंने 1-1.5 घंटा उनके साथ इंटरेक्शन किया है, और उनकी जो किन विषम परिस्थितियों में वो लोग काम कर रहे हैं उसको जानने की हमने कोशिश की है। जो सड़कों का काम है, सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का काम, सेना ने कुछ सड़कों के लिए डिमांड किया था कि ये रोड बनना चाहिए, इनका चौड़ीकरण होना चाहिए। तो हमने भारतमाला परियोजना में उनको सम्मिलित किया है, और केंद्रीय मंत्री जी ने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया है। सैनिकों के जो परिवार हैं, उनके सम्मान में अभी तक हम लोगों ने 3-4 प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं। जो सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं, अर्ध सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम उनके परिवार के, उनके एक आश्रित को राजकीय सेवा में लेंगे। तो सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का एक अलग भाव है, और मैं समझता हूँ ये सभी का होना चाहिए, क्योंकि सैनिक जो कुछ भी करता है वो देश के लिए करता है, देश की एकता के लिए करता है, देश की अखंडता के लिए करता है, देश के संविधान के लिए करता है। तो सेना से हमारा जो संबंध है वो बहुत गहरा है, मैं कह सकता हूँ। खास तौर पे मैं चलते चलते जानना चाहता हूँ, आप कैसे चाहते हैं कि जनता की भागीदारी इस डबल इंजन सरकार में हो जाए और ये फिर से रोजगार के लिए आगे बढ़ जाए? देखिए, हमने तमाम तरह के जन संवाद किए हैं, यहाँ तक कि हमने इस बार का जो बजट किया, बजट में हमने आपका बजट आपकी राय, और हम युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले, उद्योग जगत के लोगों से मिले, पर्यटन के लोगों से मिले, और उनकी राय को हमने बजट में समाहित करने की कोशिश की है। इसके अलावा हर महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों से मिलता हूँ, फेसबुक के माध्यम से मिलता हूँ, और जो सोशल मीडिया जितना भी है उसके माध्यम से लोगों की शिकायतें भी हम तक आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल भी है, 1905 हमारा टोल फ्री नंबर है, तो उसके माध्यम से हम लगातार जनता से मिलते हैं। और इसके अलावा मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं वहाँ पर जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनके सुझाव लेते हैं, और इस तरह से हमारा जो जनता से जो संवाद है, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास है कि हम काफ़ी गहराई से जनता से जुड़ें। हमारे मंत्रीगण भी महीने में एक बार जनपदों में जाते हैं, और उन जनपदों में जनता दर्शन के कार्यक्रम करते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता के सुझाव लेते हैं, और उनकी जो शिकायतें उनका समाधान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो भी बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने का हम प्रयास करते हैं। हमारी तरफ से आपको और बेहतर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।